Hello everyone, welcome to our channel P Talks and I hope you all are doing great. So अभी NFL का एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 5 दिन या फिर 4 दिन ही रह गए हैं एंड आई नो कि आप सबके दिमाग में बस यही चल रहा है कि क्या पढ़ें मतलब कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, तो कैसे आइडिया हो, राइट? तो एंड ऑब्वियसली आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हाँ मेरे पास सब कुछ है जो मैं आपको बता सकती हूँ कि हाँ ये कर लो, ये वाला मतलब ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? तो नो डाउट मेरा एक्सपीरियंस है एग्जाम का एंड आपको ये भी पता है मेरा कोई कंप्यूटर माइंड नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे को हर एक क्वेश्चन याद नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चन थे और कैसे क्या था, बट येस थोड़ा सा आइडिया ज़रूर है। तो एंड उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि अगर मैं आपकी जगह पे होती, ठीक है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता NFL एग्ज़ाम का एंड मेरे साथ भी सेम सिचुएशन होती कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा कोई मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कितना कौन-सा वाला पार्ट मुझे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करने वाली थी, ठीक है? एंड आपको अभी क्या करना चाहिए, मैं जस्ट आपको उतना आइडिया दे सकती हूँ, ठीक है? अगर 5 डेज़ रह गए हैं आपके, ऑब्वियसली अभी तक आप होता है ना कि हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे होंगे, कुछ ना कुछ तो आप पढ़ रहे हो, राइट? चाहे आप नेट गेट का सिलेबस आपने उठाया हुआ है या कुछ भी उठाया हुआ है, मैंने एक मेरी फर्स्ट वीडियो डाली थी NFL के रिगार्डिंग, उसमें मैंने बताया था आपको कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आप उसमें से भी कर रहे होंगे, राइट? तो अभी भी बट कुछ स्टूडेंट्स का है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, केमिस्ट्री में भी हमें क्या करना चाहिए। मैंने कुछ ये यूरिया के रिलेटेड या फिर कुछ फॉस्फोरस के रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली थी। तो वो एक है जो फर्टिलाइज़र वाले पार्ट से कुछ टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। बट यस इसके अलावा आप केमिस्ट्री में से क्या-क्या आपको करना चाहिए, आज हम उसी के बारे में थोड़ा-सा डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें से आपने कुछ चीज़ें कर ली होंगी, क्योंकि अभी तक आप खाली तो नहीं बैठे थे एंड कुछ चीज़ें आपको ये कि हाँ, इसके अलावा क्योंकि क्या पता अभी आपका माइंड ब्लॉक हो रखा हो कि ठीक है मैं अभी ये चैप्टर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इससे नेक्स्ट मैं क्या शुरू करूँ, है ना? तो वो आपको थोड़ा-सा होता है ना कि एक क्लियर व्यू मिल जाए कि हाँ, मुझे ये पार्ट मुझे अभी करना है, ये वाला पार्ट मैं कर चुका हूँ, इतना बाकी है। तो अब एक ब्रीफ आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ, मुझे 1 दिन में इतना-इतना पार्ट मुझे कवर करना ही पड़ेगा, अगर मुझे ये सारी चीज़ करनी है, ठीक है? अगर मैं आपकी जगह होती, तो मैं जितना भी आपको बताने वाली हूँ ना, अगर मेरे पास 11 दिन होते, तो मैं ट्राई करती कि हाँ, मैं ये चीज़ एटलीस्ट मैं कर लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 11 दिन में आप सारा कुछ नहीं कर सकते। हर स्टूडेंट के साथ सेम सिचुएशन है कि हाँ, 100% तो कुछ भी नहीं करके जा सकता, ना 11th-12th या फिर नेट गेट कुछ भी नहीं। तो यस, जितना आपके हाथ में है मोस्ट ऑफ द पार्ट, मोस्ट ऑफ द कंटेंट, मोस्ट ऑफ द सिलेबस आप कवर कर लो। तो मैं जितना करने की कोशिश करती एंड जो चीज़ इम्पोर्टेंट है और जो चीज़ आप कर सकते हो अभी, आप ये मत समझना कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिखे हैं तो इसका मतलब सब कुछ इसी के अंदर से आने वाला नहीं। कुछ जो टॉपिक्स मैंने नहीं लिखे उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्वियसली, बट यस मैंने सिर्फ वही चीज़ें लिखी हैं जो अभी आप कर सकते हो। इम्पॉसिबल वाली चीज़ें भी मैं यहाँ पे लिख दूंगी तो आप सोचोगे इतना कैसे हो पाएगा, तो इसीलिए मैंने जो पॉसिबल है सिर्फ वही चीज़ें मेंशन की है एंड ट्राई करना एटलीस्ट आप ये चीज़ें कवर करके जाओ, ओके? सो ज़्यादा वेट नहीं वो नहीं करेंगे, डिले नहीं करेंगे, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपने अभी कवर करने हैं। जितना आपने कर लिया उतना ठीक है एंड जितना आप अभी आगे अभी आपको करना चाहिए, मैं अभी वो स्टार्ट करती हूँ। यस, सो फर्स्ट थिंग इज 11th एंड 12th एनसीईआरटी बुक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 11th और 12th की जो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक है ना, सीबीएसई वाली, अब क्या करना, अगर आपके पास बुक नहीं भी है, ठीक है, तो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खरीदना चाहो तो भी खरीद सकते हो, 100-150 रुपए की बुक आती है। अदरवाइज आप पीडीएफ डाउनलोड करो फ़ोन में, लैपटॉप में, तो उससे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ट्राई करना 11th एंड 12th आप एनसीईआरटी की बुक ज़रूर कवर कर लो, ओके? सेकेंड थिंग, हाँ ये भी है कि ये ईजी रहेगी, ईजी रहेगी तो आप ये भी कर सकते हो कि अभी स्टार्ट कर दो, यानी
कल और परसों में 2 दिन कर दो, या फिर लास्ट में आप कर सकते हो, जैसे भी आपका मन करे। तो 11th एंड 12th आपकी कवर करने की कोशिश करना। नेक्स्ट, नेट और गेट का सिलेबस। अब नेट और गेट का सिलेबस तो बहुत है ना, बहुत है, तो वो हम ऑब्वियसली 5-6 दिन में तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो बेसिक चीजें ना, एनएफएल में बेसिक चीजें आएंगी, बहुत हाई फाई लेवल की नहीं आएंगी, इतना तो मैं आपको बता सकती हूँ। तो जो बेसिक चीजें हैं कि हाँ बीएससी लेवल की आप मान सकते हो, तो वो आप करके जाना। तो इसमें अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर बात करें, सबसे पहले जीओसी, जीओसी ट्राई करना, बहुत अच्छे से करके जाओ कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, नो डाउट आएंगे। तो जीओसी आप अच्छे से करके जाना। देन रिएक्शन मैकेनिज्म, मैं ये नहीं बोल रही कि अगर मैं जीओसी, मैंने बोला है कि नो डाउट क्वेश्चंस आएंगे तो आप यहाँ पे जीओसी के टेस्ट सीरीज लगाने लग जाओ, इतना टाइम नहीं है। जस्ट क्या करना है, आप अपनी नोटबुक उठाओ, नोटबुक में जो भी आपके पास नोट्स हैं, जस्ट वो नोट्स कवर कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, बस। इससे ज्यादा अभी कुछ हो ही नहीं सकता, किसी भी स्टूडेंट से नहीं हो सकता। अगर मैं होती, मैं ये पेपर दे रही होती, तो मुझसे भी नहीं होता, मैं जस्ट एक रिवीजन मारती, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जीओसी के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म में लाइक हर किसी का अलग अलग होता है, किसी की कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाइक कोई भी पार्ट किसी और चैप्टर में भी इंक्लूड कर देते हैं, किसी में कुछ कर देते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में मेन है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, ये वाला पार्ट आप जरूर करना। जो नेबरिंग ग्रुप एनजीपी पार्टिसिपेशन होता है वो अगर आप स्किप करना चाहो तो कर देना, बट यस अगर कर पाओ तो कर देना, बट यस सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आपको जरूर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। इसके इन दोनों के जितने भी एग्जांपल्स हैं आपकी नोटबुक में, ट्राई टू कवर ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में क्या है, जो कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, तो ये जो सब कुछ आता है ना, कार्बिन वगैरह, तो ट्राई करना ये सब कवर कर लो कि आप कार्बोकेटायन, कार्बन आयन वाला करोगे, बेंजाइन वाला करोगे, तो उसमें देखते हो ना स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन, या व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे। देन बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स में अगर आप नेट गेट का कोई सिलेबस वाली मेरी वीडियो देखोगे ना, तो उसमें मैं बोलती हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला चैप्टर रहने देना, बायोमोलिक्यूल्स वाला कोई जरूरी नहीं है, बट यस मैं यहाँ पे बोलूंगी कि हाँ बायोमोलिक्यूल्स वाला कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये क्या है बीएससी लेवल का टॉपिक है, एंड मे बी नेट गेट में इतना वेटेज ना रखता हो, बट आई थिंक यहाँ पे क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर 11th या 12th क्लास में है आई गेस, तो आई थिंक ये आ सकता है। इसको लास्ट में रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रायोरिटी पे, नॉन मेडिकल वाले रहने देना, बट मेडिकल वाले प्लीज ट्राई टू कवर दिस चैप्टर एज वेल, ओके। देन नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन अगर आप देखोगे नेट गेट वाली तो बहुत है, मतलब आप कितनी भी कर लो, चाहे बहुत टिपिकल जो हम एमएससी में या फिर एमएससी के ऊपर की भी लेवल की आ जाती हैं, तो वो सब भी करते हैं, बट नहीं, मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इतनी 20-25 नेम रिएक्शन करो। जो बीएससी लेवल की है सिर्फ आप उतनी नेम रिएक्शन करो, अदरवाइज जो आपके नेट गेट की सिलेबस की है ना, जो मोस्ट कॉमन होती है, जैसे अल्डोल रिएक्शन वगैरह होती है, वोल्फ किश्नर होती है, परकिन रिएक्शन होती है, तो ये वाली जो रिएक्शन है ना बहुत मोस्ट कॉमन वाली, सिर्फ वही करना, ठीक है, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देन एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का भी आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए, आपको आइडिया नहीं है। तो जस्ट एरोमेटिसिटी तो इतना बड़ा चैप्टर भी नहीं होता, हार्डली कितने 5-6 पेजेस का होता है, तो वो एक बार आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट कमिंग टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में बायोइनऑर्गेनिक, बायोइनऑर्गेनिक तो याद है मुझे इंटरव्यू में भी पूछा गया था बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लेना। देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप सोचोगे बहुत बड़ी है, नो डाउट बहुत बड़ी है, बट इसमें आप ट्राई करना, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लेना, जैसे इसमें वो इनर कॉम्प्लेक्सेस, आउटर कॉम्प्लेक्सेस है ना, जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, आप वो स्किप कर देना अगर आपको अच्छा नहीं लगता, अगर अच्छा लगता तो ऑब्वियसली कर लेना, अदरवाइज उसको इतना मतलब बर्डन लेने की जरूरत नहीं है यार, कोऑर्डिनेशन पूरी नहीं हुई, वो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। देन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, देन ओएमसी, ऑर्गेनोमेटालिक्स में भी मैं यही बोलूंगी आपको कि जो बेसिक चीजें है ना, कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल सबसे बेसिक है, ठीक है, तो वो आपको पक्का आना चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन काउंट होता है किस लिगेंड का, किस मेटल का, तो ये बहुत बेसिक जो चीजें हैं हर एक चैप्टर की मैं बोल रही हूँ, वो आप पक्का से पक्का करके जाना। देन एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस में कभी नेट गेट स्लेब्स में नहीं बोलते कि हाँ बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोल देती हूँ कि स्किप कर देना, बट यस यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगी कि स्किप करना, इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज बहुत ही बेसिक चीज है, और एनएफएल के एग्जाम में बहुत बेसिक चीजें पूछी जाएंगी, तो इसलिए मैं ये नहीं बोल रही कि आप स्किप कर देना,
तो इसको प्लीज आप मतलब 2 घंटे भी दे दोगे तो इनफ है। तो इसलिए ये वाला चैप्टर भी कवर करना। इसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में भी जैसे कि ज्योमेट्री और शेप वाला क्वेश्चन आता है ना, कि इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री क्या है, शेप क्या है, कितने नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने लॉन पेयर्स हैं। तो ये सब चीजें जो केमिकल बॉन्डिंग वाली चीजें हैं वो भी आएंगे, ठीक है। तो ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। ये जो बेसिक्स मतलब आप 11th-12th से और बीएससी में जो कॉमन चीजें होती है ना, अब वो केमिकल बॉन्डिंग में करना। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ही आप अंदर ही घुस जाओ डिटेल में, नहीं। जो होता है ना कि जैसे ज्योमेट्री वाली चीजें वो आप हमेशा से बीएससी से करते आ रहे हो, 11th-12th से करते आ रहे हो, तो ये चीजें आपको एकदम मतलब रिवाइज कर लेना। आती तो होंगी बट हाँ, रिवाइज कर लेना। देन है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप हर एक चैप्टर में जाओ, बिकॉज बाकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ये होता है कि हम अगर देख लेते हैं तो वहां पे एग्जाम में ध्यान आ जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि फॉर्मूला एक बार देखने से ध्यान नहीं आता, वो हमें याद करना पड़ता है, ठीक है। याद तभी होता है जब हम बार बार लिख के देखते हैं या फिर हम उस फॉर्मूले के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो आई वॉन्ट से कि आप हर एक चैप्टर में जाओ और फॉर्मूलाज रिवाइज करो। फॉर्मूला रिवाइज भी कर लोगे, 2 बार भी कर लोगे, 3 बार भी कर लोगे, फिर भी याद नहीं रहेंगे, तो इसलिए वो टाइम वेस्ट मत करना, वो वाला टाइम आप कहीं और पे देना, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगी काइनेटिक्स, ठीक है। काइनेटिक्स कर लेना। जो जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस होती है ना, ये कर लेना। आर्हीनियस जो इक्वेशन वाला जो पार्ट आता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है ना। K2 K1 पता होता है, T1 T2 पता होता है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी होती है। या फिर जो एंजाइम वाला पार्ट होता है वो कर लेना। एंड देन फोटोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट होता है, उसमें जो डायग्राम होता है ना, जेबलॉन्स की डायग्राम, वो कर लेना। तो ये जो मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि जो आप बीएससी से आपको याद आए ना कि ये यार ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ये वाली केमिस्ट्री, वो आप पार्ट जरूर करना। एडवांस वाली चीजें नहीं करनी, ठीक है। जैसे उसमें होता है ना प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट, सेकेंडरी सॉल्ट इफेक्ट, ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। तो जो आपको लगे कि यार ये तो बचपन से करता रहा, वो वाली चीजें सारी रिवाइज करके जानी है। देन सॉलिड स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। देन पॉलीमर्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और ये आप पक्का करके जाना, बिकॉज हम 11th-12th से ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं एंड दे आर इम्पोर्टेंट इन दिस एग्जाम, ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत बड़ी है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जो स्टार्टिंग वाला पार्ट आता है ना, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कैसा ग्राफ होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। देन कुछ कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं ना, कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा नाम। एंड जो कंडक्टेंस वाले डायग्राम्स भी होते हैं टाइट्रेशन के, वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये सब। तो ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो आप जरूर करना। आप अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरी प्रीलिम्स की वीडियो में जाना, जियो साइंटिस्ट की प्रीलिम्स में, उसमें मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट बताया हुआ है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला पार्ट आप जरूर कवर कर लेना। देन थर्मोडायनेमिक्स में भी स्टार्टिंग वाला ही पार्ट पढ़ना है आपको। लास्ट वाला जब थोड़ा सा एडवांस होने लगने लग जाता है ना, तब मत करना। स्टार्टिंग वाली चीजें जैसे मैक्सवेल स्क्वायर होता है, उससे क्या क्या इक्वेशंस बनती हैं, 2 इक्वेशंस होते हैं गैस इक्वेशंस, तो ये वाली चीजें आप रिवाइज कर लेना, ताकि जब बेसिक्स का क्वेश्चन आए तो आपको ये ना हो कि यार शिट रिवाइज कर लेते हैं। तो मेरी तरफ से मुझे यही लगा, क्योंकि इतना ही टाइम है, अगर इतना भी हम कर लें एक बार के लिए, मोर देन इनफ है। मेरा तो टारगेट अभी के लिए यही होता, अगर मैं आपकी जगह एग्जाम दे रही होती, कि हाँ पारुल इतना कर सकती है, जो होते हैं ना कि इजी इजी वाला पार्ट भी लिया है, इजी वाला पार्ट भी लिया है और सिलेबस भी मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। मैंने क्वांटम को हाथ ही नहीं लगाती, क्योंकि टाइम भी कंज्यूम करता है, एक ही टॉपिक है, एक टॉपिक में तुम इतना टाइम दे दोगे, इससे अच्छा उतने टाइम में आप 2-3 टॉपिक कवर कर लो। तो इसलिए हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, एंड स्मार्ट वर्क करने से बात बन जाती है, ठीक है। क्योंकि लोग हार्ड वर्क पे ज्यादा फोकस रखते हैं रेदर देन स्मार्ट वर्क। सो वर्क स्मार्ट, ओके। एंड या, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर प्रिपरेशन। सो या, टाटा, बाय बाय, सी यू।